नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और इन क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंदर सॉल्व भी करवाया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन व हेलो एरिन, चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल फिनोल ईथर, चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल और चैप्टर नंबर 9 एमीन के जो चैप्टर है, इन चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, तो इनको हम स्टार्ट करना प्रारंभ करते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट वाले एम के पोस्टर यूट्यूब चैनल पे आए वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आपको आने वाले दिनों में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन प्राप्त होने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने जो भी साथी हैं उनको जरूर सेंड करें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि निम्न कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम बताइए। तो राइट द आईयूपीएसी नाम द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें पहला कंपाउंड आपके सामने दिया गया है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब इन कंपाउंड के आप आईयूपीएसी नामकरण तभी कर पाओगे जब आपको नाम से सूत्र लिखना है, फिर सूत्र से हम उसका आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। तो पहला कंपाउंड है आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर क्या कैसी होती है? CH3 CH CH3 Cl। अब इसका अगर आपको नामकरण करना तो यहाँ 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, जिसमें देखो 1 2 3। तो Cl कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 2 पे। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 क्लोरो और 3 कार्बन से क्या लिख दिया आपने? प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। अगला कंपाउंड है द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम? CH3 CH2 CH CH3 Cl। तो यहाँ 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला है। अब जो नामकरण करोगे तो क्रियात्मक समूह जो Cl जोड़ा उसको कम से कम नंबर मिलने चाहिए। तो काउंटिंग 10 हो जाएगी 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है, 2 पे Cl जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे इसका? 2 क्लोरो और 4 कार्बन से ब्यूटेन, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। अगले वाले तीनों चारों कंपाउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वाइनिल क्लोराइड। ये आप तभी पॉसिबल है जब आपको इनकी स्ट्रक्चर आती है। तो वाइनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इसको हम क्या बोलते हैं? वाइनिल क्लोराइड। तो ये 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 क्लोरो और ये एथिन है, तो इसको आप चाहो तो आईयूपीएसी में यहाँ लिख सकते हो क्लोरो एथिन। तो वाइनिल क्लोराइड का आईयूपीएसी नाम क्या हुआ? क्लोरो एथिन। अब यहाँ से एक विशेष बात बता दूं कि यहाँ पर Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन में संकरण कौन सा है? sp2। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइनिल क्लोराइड में क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा उसमें संकरण कौन सा होता है? sp2। तो 7वें क्वेश्चन में मैंने आपको करवा दिया। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है कि एलिल क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है, सूत्र आईयूपीएसी नाम लिखना। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH2 Cl। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर काउंटिंग इधर से करें। तो Cl की तुलना में हम डबल बॉन्ड को पहले प्राप्त करेंगे, तो काउंटिंग इधर से होगी 1 2 3। तो यहाँ पर Cl 3 नंबर पर और डबल बॉन्ड 1 नंबर कार्बन पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो और 3 कार्बन है तो प्रोप और डबल बॉन्ड है तो क्या नंबर? 3 क्लोरो प्रोपीन लिख सकते हो, चाहे तो पूरा प्रोप 1 इन भी आप लिख के बता सकते हो। तो 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है कि एलिल क्लोराइड में जो क्लोरीन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन में संकरण कौन सा होता है? sp3। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। ऑर्थोक्लोरोटोलुइन का आईयूपीएसी नाम लिखिए। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और अपने साथियों तक शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर कर दें। क्लास काफ़ी लंबी होने वाली है, जिससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन इसका मतलब क्या है? आपने ये बेंजीन वाले बनाई जिसको आप टोलुइन बोलते हो, बेंजीन वाले के ऊपर CH3 जोड़ दिया टोलुइन और ऑर्थो का मतलब Cl। अब इसका आपको आईयूपीएसी नाम देना है, तो सीधी सी बात है कि 2 तरीके से इसका नाम हो सकता है। पहला कि इस पूरे को इसको भी प्रतिस्थापी माने, इसको भी प्रतिस्थापी माने, तो Cl में क्लोरो पहले आता तो 1 और ये 2। पहली कंडीशन तो ये होती है। उस कंडीशन में इसका नाम कैसा होगा? 1 क्लोरो
टू मेथिल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। दूसरा तरीका होता है कि आप इसको टोलुइन के रूप में रिप्रेजेंट कर दो, तो ये 2 नंबर पर जाएगा इससे। तो उस कंडीशन में आप यहाँ लिख सकते हो 2 क्लोरो टोलुइन, 2 क्लोरो टोलुइन। अगला है बेंजिल क्लोराइड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजिन वाले उसके ऊपर CH2 और Cl। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस कार्बन को मुख्य मानते हो, ये भी प्रतिस्थापी पे और ये भी प्रतिस्थापी पे, तो इसको Cl को बोलेंगे क्लोरो, ये हो जाएगा फेनिल और ये मेथेन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? आईपीसी नाम क्लोरो फेनिल, क्लोरोफेनिल मेथेन। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बेंजिल क्लोराइड में जो Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें संकरण कौन सा होता है? एस्पेशली ये विशेष आपको याद रखना है। इसके बाद जो आपका अगला वाला क्वेश्चन आपसे आता है कि क्लोरोफॉर्म की हम बात करें, किसकी बात करें? क्लोरोफॉर्म की बात करें तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आप सभी जानते हो क्या होता है? CH-Cl3 होता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CH-Cl3 होता है। तो 3 कार्बन है, तो इसके लिए आईपीसी नाम में आपके लिखोगे ट्राई क्लोरो मेथेन, ट्राई क्लोरो मेथेन। अगला नाम है एम डाई ब्रोमोबेंजीन, एम डाई ब्रोमोबेंजीन। तो इसका मतलब बेंजीन वाले के ऊपर 2 Br जोड़े हुए और कौन सी कंडीशन पे? ब्रोमो, तो 1 2 3 वाली पे। अब इसका अगर आपको आईपीसी नाम लिखना है तो ये 1 2 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। इसके बाद बड़ा ये 2 कंपाउंड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में इसको देखने को मिलेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला कंपाउंड मैंने दिया है एथिलीन डाई क्लोराइड। तो इसका सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला हम लिखते हैं CH2Cl। पहले हम दोनों को एक साथ समझ लेते हैं। दूसरा एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा? CH3CH2CH और इस एक ही कार्बन पे दोनों Cl जुड़े होंगे, दोनों में इतने अंतर है। अब देखो इसका आईपीसी नाम करना तो 2 कार्बन है, कितने कार्बन? 2। तो एक नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तो क्या हो जाएगा? 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो और 2 कार्बन से आपने इसको क्या नाम दे दिया? एथेन, 1 2 डाइक्लोरो एथेन। अब यहाँ पर देखो दोनों के दोनों Cl एक ही कार्बन है, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2, तो क्या हो जाएगा इसका? 1 1 डाइक्लोरो, 1 डाइक्लोरो एथेन। यहाँ आपको एक विशेष बात बता दूं कि जो एथिलीन डाइक्लोराइड है इसमें 2 निकटवर्ती कार्बन पे 2 हेलोजन है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपका विस डाई हैलाइड का एग्जाम्पल है। विस डाई हैलाइड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एथिलीन डाइएमीन किस प्रकार का हैलाइड? तो विस डाई हैलाइड। और एथिलीन क्लोराइड की बात करें तो इसमें एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन जुड़े हैं, एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन जुड़े हैं। तो इसको आप क्या कहते हो? किस प्रकार का एग्जाम्पल हो गया ये? जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। तो इस पहले क्वेश्चन में हमने जो हेलो एल्किन व हेलो एलिन वाला चैप्टर थे उसमें कौन कौन से कंपाउंड थे उसके नामकरण की बात की। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2। और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, DDT का पूरा नाम लिखते हुए इसकी संरचना बनाओ। तो सबसे पहले हम इसके नाम की बात करते हैं, DDT। तो पूरा नाम क्या होता है इसका? पीडेस डाइक्लोरो, पीडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो DDT का पूरा नाम क्या हो गया? पीडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। अब इसके स्ट्रक्चर बनानी है। स्ट्रक्चर बनाते समय काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं। एथेन का मतलब कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो ये 2 कार्बन मैंने यहाँ पे जोड़ दिए। अब जो इस एथेन पे क्या जोड़ना? ट्राइक्लोरो, मतलब 3 Cl जोड़ने। तो इस कार्बन में मैं 3 Cl जोड़ता हूँ, 1 2 3। अब आपको जोड़ना है 2 फेनिल, मतलब 2 बेंजीन वाले। तो एक बेंजीन वाले मैंने यहाँ पे जोड़ दिए और दूसरी बेंजीन वाले मैंने यहाँ पे इस कार्बन से जोड़ दिए। अब दोनों की पहला कंडीशन पे Cl जोड़ना है, तो एक Cl मैंने यहाँ जोड़ दिया और इस कंडीशन में Cl लिया। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी शेष रह गई, तो जहाँ पे मैंने एक जोड़ दिया। तो ये स्ट्रक्चर बन गई DDT
ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि DDT का उपयोग है वो हम कीटनाशक के रूप में किया जाता है, तो ये भी याद कर लेना है DDT का उपयोग किस में किया जाता है, कीटनाशक के रूप में। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप आज इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चारों चैप्टर है, चारों की आपको लगभग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब आज की क्लास में याद हो जाएंगे। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं में उत्पाद की पहचान कीजिए। तो ये निम्न अभिक्रियाओं में उत्पाद की पहचान कीजिए, तो ये आपके सामने आ चुके हैं। इन अभिक्रियाओं में आपको प्रोडक्ट को बताना है। तो आंसर आप चाहो तो कमेंट्स में बता सकते हो। और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने जितने भी साथी हैं सब तक इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें, जिससे सबकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी हो सके और वो 1-1.5 घंटे की जो क्लास है उसको कंटिन्यू अटेंड कर सकें। देखो अगली अभिक्रिया में, निम्न अभिक्रिया में उत्पाद की पहचान कीजिए। देखो CH3 CH2 Cl, यहाँ 2 प्रकार के केवल से लिखे हैं। एक तो लिखा है ALC, ALC का मतलब तो होता है एल्कोहलिक, और दूसरा लिखा है AQ, AQ का मतलब होता है जलीय। तो सीधी सी बात है कि ये आपका क्या, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया आप जलीय केवल से कराओगे तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। यहाँ से आपका K और यहाँ से आपका Cl अलग हो जाएगा और ये OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH एल्कोहल बन गया प्लस KCl बाहर निकल गया, एथिल क्लोराइड बन गया। लेकिन जैसे ही आप एल्कोहलिक केवच के साथ कराओगे तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया होगी, बीटा विलोपन अभिक्रिया होगी। इस प्रकार की रिएक्शन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगी और फिर भी आप गलती कर बैठोगे। तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया होगी, बीटा विलोपन अभिक्रिया होगी। तो क्या होगा, यहाँ से Cl और यहाँ से एक H बाहर निकल जाएगा, अर्थात इस अभिक्रिया में -HCl यहाँ से आप बाहर निकाल दोगे और यहाँ उस कंडीशन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपको एथेन प्राप्त हो जाएगा। तो जो दोनों रिएक्शन में काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो इसलिए मैंने यहाँ साथ पे ले दिया कि जिससे आप बिल्कुल इनके तरीके से पहचान कर सको और एग्जाम में गलत करके ना आए। अगला क्वेश्चन की बात करें तो CH2 Cl की अभिक्रिया KCl से करवाएंगे। तो पोटेशियम साइनाइड आयनिक कंपाउंड होता है, तो इसलिए K+ और Cl- आयनों में टूटेगा। तो यहाँ से आपका K और यहाँ से Cl अलग हो जाएगा, तो ये CH3 CH2 Cl एथिल साइनाइड बन जाएगा और KCl अलग हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अभिक्रिया इसकी AgCN के साथ कराओगे तो AgCN कैसा होता है, सहसंयोजक यौगिक होता है, और KCN कैसा यौगिक होता है, आपका आयनिक यौगिक होता है। तो जैसे आप AgCN के साथ अभिक्रिया कराओगे तो ये यहाँ से बंद टूटेगा नहीं, तो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर अटैक करेगा। तो उस कंडीशन में आपका जो उत्पाद है वो CH3 CH2 NC बनेगा और यहाँ से AgCl अलग होगा, तो NC बनेगा मतलब आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर जो आपको उत्पाद प्राप्त हुआ वो होगा एथिल आइसोसाइनाइड। एक ध्यान रखें, जब भी आप उत्पाद बनाए तो नाम जरूर लिखिए, जैसे ये बन गया एथीन, तो विशेष हो इनके नाम आप जरूर लिख के आए। अगली वाली अभिक्रिया की बात करें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक तरफ अभिक्रिया केवल HBr से, दूसरी तरफ अभिक्रिया HBr और पेरोक्साइड से। केवल अभिक्रिया HBr से होगी तो कौन से नियम से होगी, मार्कोनी-कोप के नियम से। कौन से नियम से, मार्कोनी-कोप के नियम से। तो मार्कोनी-कोप के नियम से क्या होगा कि हाइड्रोजन, ये Br है वो तो जुड़ जाएगा इस कार्बन से और हाइड्रोजन जुड़ेगा इस कार्बन से। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, CH3 CH Br CH3। तो उस कंडीशन में आपको क्या प्राप्त हो गया, 2-ब्रोमोप्रोपेन है वो आपको प्राप्त हो गया है। अब HBr के साथ जब पेरोक्साइड होता है तो अभिक्रिया है वो आपके विपरीत मार्कोनी-कोप के नियम से होगी। अभिक्रिया विपरीत मार्कोनी-कोप के नियम से होगी, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब Br है वो तो इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और हाइड्रोजन है यहाँ जुड़ेगा, तो उत्पाद क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br। अब Br यहाँ 1 नंबर पे जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-ब्रोमोप्रोपेन। तो देखो यहाँ काफ़ी विशेष बात है, आपको जो याद करनी है कि अगर मार्कोनी-कोप के नियम से करवाया तो आपको 2-ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त हुआ, लेकिन एंटी मार्कोनी-कोप के नियम से होगा तो 1-ब्रोमोप्रोपेन आपको प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया में एरिल हैलाइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ सूक्ष्म स्तर की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या होगा, और यहाँ पर ये
सोडियम धातु की उपस्थिति में होती है तो इसके हमने 2 अणु लेंगे, तो यहाँ से ये X और एक यही है X और यहाँ से 2 Na अलग हो जाएंगे, और बेंजीन वाले के ऊपर CH3 बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ जाएगा CH3। तो बेंजीन वाले के ऊपर जब CH3 जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, आपको टोलुइन, क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं। और साथ में आपको ये 2NaX अलग हो गया। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए ये अभिक्रिया कौन सी है। तो ये अभिक्रिया आपकी वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया, ये अभिक्रिया आपकी कौन सी हो गई, वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। CH3 CH2 Br की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ करवाएंगे सूक्ष्म स्तर की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम इनके बीच में बैठ जाएगा। तो यहाँ एक के रूप में आपको क्या प्राप्त होगा, CH3 CH2 MgBr। ठीक है, ये क्या आपका एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नाम लिख देता हूँ, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको आप किस नाम से जानते हो, गिरनार अभिकर्मक के नाम से जानते हो। और जब इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराओगे तो ये जल H इसके साथ जुड़ जाएगा और MgBr के साथ OH जुड़ जाएगा, तो यहाँ आपके B के रूप में बन जाएगा CH3। ये तो बन गया आपका एथेन प्लस यहाँ Mg के साथ एक तो Br जुड़ जाएगा और एक OH, तो ये आपका एथेन बन गया। तो ये जो नेम रिएक्शन, अब निम्न अभिक्रिया में उत्पाद की पहचान करने वाली अभिक्रिया मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दी है, और इसी प्रकार की रिएक्शन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन काफ़ी बच्चों के मैसेज से कि सर ये निम्न को परिवर्तित कीजिए, यही क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता है, तो आपके लिए लेकर आया हूँ, निम्न को परिवर्तित कीजिए। अगर आप इनको ढंग से अच्छे तरीके से समझ लोगे तो आपको किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं आएगी, प्लस कौन सी अभिक्रिया उसका भी आपको यहाँ पता चल जाएगा। तो देखो, निम्न को परिवर्तित कीजिए। पहला है एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड। देखो यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्लोराइड बनाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी थी, डार्जन अभिक्रिया थी, जहाँ आपने एल्कोहल से बनाया। तो पहले पहचान हो जानी चाहिए कि यहाँ ये अभिक्रिया कौन सी है, डार्जन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ये डार्जन अभिक्रिया। देखो एथिल एल्कोहल तो लिख दिया यहाँ CH3 CH2OH क्रिया। अब एथिल क्लोराइड बनाना तो याद करना कि डार्जन अभिक्रिया, तो डार्जन अभिक्रिया में अभिक्रिया किससे करते हो, थायोनिल क्लोराइड से। तो थायोनिल क्लोराइड को आप इस प्रकार से लिखते हो S डबल बॉन्ड O, एक Cl इधर एक Cl इधर, ठीक है। और ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में होती है। अब जो इस अभिक्रिया में होता क्या है कि यहाँ से आपका HCl बाहर हो जाएगा, यहाँ से आपका SO2 बाहर हो जाएगा, और ये आपको एथिल क्लोराइड यहाँ से प्राप्त हो गया जो अपने को बनाना है। तो क्या बन गया यहाँ पे, CH3 CH2Cl, क्या नाम हो गया इसका, एथिल क्लोराइड। तो ये आपने एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड बना लिया, साथ में यहाँ से आपका HCl और SO2 गैसीय अवस्था में होने के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन बनाना। देखो एथिल क्लोराइड में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 2। ब्यूटेन में कार्बन कितने होते हैं, 4। तो 2 कार्बन से 4 कार्बन बनाने हैं, तो सीधी सी बात है आपके माइंड में वहाँ क्लियर करनी चाहिए कि वहाँ पर वो कौन सी अभिक्रिया होगी, वोल्टेज अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया होती है। अब वोल्टेज अभिक्रिया होगी तो इसका आंसर आप किस प्रकार से लिखोगे वो आप यहाँ से समझने का प्रयास करें। एथिल क्लोराइड है तो मैंने लिखा CH3 CH2Cl। वोल्टेज अभिक्रिया में क्रिया किससे साथ करवाते हैं, सोडियम से, और इसके 2 अणु लेते हैं, तो दूसरे वाले को मैंने उल्टा लिख दिया Cl CH2 CH3। और ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है। तो उस कंडीशन में आपने यहाँ पे क्या लिया, 2Na लिया। 2Na लोगे तो यहाँ से आपका दोनों Cl और ये दोनों अलग हो जाएंगे, और -2NaCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और आपको जो उत्पाद प्राप्त होगा वो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। इसे आप क्या बोलते हो, ब्यूटेन। तो ये आपको एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन प्राप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन पूछा है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ। तो देखो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना तो आपको पता बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले तो आपको डाई एजोटीकरण अभिक्रिया करनी है,
और उसके बाद में आप वहाँ या तो आप अभिक्रिया ले सकते हो सैंडमायर अभिक्रिया, या फिर आप उसके के स्थान पे गाल्टरमान कोई सी भी अभिक्रिया के द्वारा ये बना सकते हो। तो ये पता होना चाहिए कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना तो पहले डाइएज़ोटीकरण अभिक्रिया होगी। तो इसमें क्या होगा, एनिलीन का मतलब क्या होता है, बेंजीन वाले के ऊपर NH2। उम्मीद है जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और अपने जो साथी है उन तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप है, जो व्हाट्सएप स्टेटस है, उनके माध्यम से ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करें। तो एनिलीन की क्रिया आप क्या करते हो, NaNO2 + 2HCl के साथ कराओगे और इसके लिए 273 से 278 केल्विन रखा जाता है। तो जैसे आप इसकी अभिक्रिया इससे करवाओगे तो आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl प्राप्त होगा। इसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और ये अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, डाइएज़ोटीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब इसकी क्रिया आपने HCl हैलोजन अम्ल के साथ करवा दी क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, तब तो यह अभिक्रिया सैंडमायर अभिक्रिया हो जाएगी। और अगर कॉपर चूर्ण लोगे तो इस अभिक्रिया को आप गाल्टरमान कहोगे। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा प्लस N2 + HCl आपका बाहर निकल जाएगा। अब देखो यहाँ तक तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रोपीन से 2-क्लोरोप्रोपेन बनाओ। प्रोपीन से 2-क्लोरोप्रोपेन बनाना, तो यहाँ से आपको ये बात समझे, प्रोपीन का मतलब क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो Cl जोड़ना है तो इसकी क्रिया मैंने करवा दी HCl के साथ, हैलोजन अम्ल के साथ। तो ये अभिक्रिया मार्कोनिकोव के नियम से हो जाएगी। देखो 2 नंबर पे तो मार्कोनिकोव और 1 नंबर पर करवानी होती है तो विपरीत मार्कोनिकोव के नियम से। तो यहाँ पर ये H यहाँ जुड़ जाएगा और Cl यहाँ पे जुड़ेगा। तो क्या होगा कि इस H को तो इस कार्बन पे जोड़ जाएगा और Cl आपका इस कार्बन पे जोड़ दोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3CHCl CH3। ये आपको क्या प्राप्त हो गया, 2-क्लोरोप्रोपेन। इसके बाद बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है एथिल क्लोराइड से एथिल आयोडाइड बनाइए। देखो क्लोराइड से आपने क्या बना दिया, आयोडाइड। अब यहाँ पर आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये अभिक्रिया कौन सी है। तो देखो आयोडाइड बनाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी थी, अगर आपको याद हो तो फिंकेल स्टाइन अभिक्रिया। तो माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया, फिंकेल स्टाइन अभिक्रिया है। तो एथिल क्लोराइड का मतलब क्या हुआ, CH3CH2Cl। और इसकी क्रिया आयोडाइड बनानी है तो मैंने अभिक्रिया करवा दी सोडियम आयोडाइड से। और किसकी उपस्थिति में, ये अभिक्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में होती है, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में होती है। तो होगा क्या, यहाँ से आपका Na और यहाँ से आपका Cl क्या है वो अलग हो जाएगा। अब इनको जोड़ दें तो क्या रह जाएगा आपका CH3CH2I + NaCl। तो ये आपको एथिल आयोडाइड प्राप्त हो गया, ये आपको एथिल आयोडाइड प्राप्त हो गया है। तो ये निम्न को परिवर्तित करने वाला क्वेश्चन नंबर 4 था, वो मैंने आपको हल करवा दिया और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आपकी परेशानी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्न के सूत्र लिखते हुए एक एक उपयोग बताना है। तो देखो क्लोरोफॉर्म की बात करें तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHI3। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, CCl4। और फ्रियोन 12 का फॉर्मूला होता है, ये याद करने पूछा जाता है, CF2Cl2। ये तो इनके सूत्र हो गए। अब हमें इनके प्रत्येक का आपको उपयोग बताना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लोरोफॉर्म। तो आप सभी जानते हो कि जो क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है वो किस रूप में किया जाता है। तो यहाँ से आपको याद करना है, निषेचक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, वर्तमान में जो फ्रियोन R12 बनाने में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो ये यहाँ से याद कर लेना कि वर्तमान में फ्रियोन प्रस्थितक R22 बनाने में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
वर्तमान में फ्रेओन प्रतिशत R22 बनाने में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि आयोडोफ्रोम। तो आयोडोफ्रोम को आप सभी जानते हो कि इस आयोडोफ्रोम का जो हम उपयोग करते हैं वो प्रतिरोधी अर्थात एंटीसेप्टिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्मूला CCl4 और इसका जो उपयोग होता है वो ये अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक के रूप में अर्थात आग को बुझाने के लिए, अग्निशामक के रूप में अर्थात आग को बुझाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात अगला जो आपका है फ्यून 12, इसका देखो आप सभी जानते हो कि इसका जो प्रयोग हम प्रस्थितक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है ये चीज़ें जो मैंने बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि धारण, प्रतिलोम और रेशिमीकरण किसे कहते हैं? प्रश्न है कि निम्न को परिभाषित कीजिए। तो तीनों की परिभाषा आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखो अब बात करें इनकी, तो पहला आपसे प्रश्न पूछा धारण। तो धारण के लिए बोल सकते किसी अभिक्रिया के दौरान, क्या कह सकते हो आप इसके लिए? किसी अभिक्रिया के दौरान, क्या लिखा है? किसी अभिक्रिया के दौरान, किसी अभिक्रिया के दौरान अभिकारक अणु का, किसी अभिक्रिया के दौरान अभिकारक अणुओं का विन्यास अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, तो इसे धारण कहते हैं। कि धारण की पूछे तो किसी अभिक्रिया के दौरान अभिकारक का विन्यास अपरिवर्तित रहता है तो उसे धारण कहते हैं, और अगर विन्यास परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम प्रतिलोमन कहते हैं। तो जब किसी अभिक्रिया के दौरान, जब किसी अभिक्रिया के दौरान अभिकारक अणु का विन्यास परिवर्तित हो जाता है तो उसे प्रतिलोमन कहते हैं। अगला है रेशिमीकरण को परिभाषित कीजिए। रेशिमीकरण किसे कहते हैं? तो बेटा क्या है? प्रतिबिंब रूपों का रेशिमिक मिश्रण में परिवर्तित होने की प्रक्रिया रेशिमीकरण कहलाती है। तो यह लिख सकते हो आप कि प्रतिबिंब रूपों का, जिसको आप बोलते हो ना डी एवं एल, डी व एल, प्रतिबिंब रूपों का रेशिमिक मिश्रण में परिवर्तित होने की प्रक्रिया, प्रतिबिंब रूपों का रेशिमिक मिश्रण में परिवर्तित होने की प्रक्रिया आपका रेशिमीकरण कहलाता है, रेशिमीकरण कहलाता है। तो उम्मीद है आप इन परिभाषाओं को अच्छे तरीके से याद कर लोगे। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो आपको बेटा एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा कि निम्न यौगिक दिए हैं, उनको आपको क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो निम्न यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सीधी सी बात है, जिसका अणुभार ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक अधिक होगा। तो Br का जो अणुभार होता है देखो यहाँ पर चारों में एल्किल समूह समान है, हैलोजन अलग है। तो हैलोजन में सबसे अधिक अगर हम बात करें तो किसका अणुभार होता है? I का, तो इसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो क्रम क्या हो जाएगा? Rf, उससे अधिक RCl, उससे अधिक RBr और सबसे अधिक एल्किल आयोडाइड। तो ये ढंगना क्रम किस में पूछा है? बढ़ते हुए क्रम। अगला है कि क्वथनांक, देखो यहाँ से आप एक पॉइंट याद कर लो कि जो क्वथनांक होता है वो अणुभार के समानुपाती होता है। और अणुभार का मतलब कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी, समझने के हिसाब से बता रहा हूँ, कार्बन की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो अणुभार ज़्यादा होगा, तो उसका क्वथनांक का मान भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे इसमें 3 कार्बन, इसमें 2 कार्बन और इसमें 1 कार्बन, तो सबसे अधिक क्वथनांक किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा। तो इसका आंसर किस लिखेंगे कि
यहाँ पे CH3Cl, उससे अधिक CH3CH2Cl और उससे अधिक CH3CH2CH2Cl, तो सबसे अधिक इसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला वाला जो कंपाउंड दिया है उसमें आपको 3 कंपाउंड दिए हैं, जिसके लिए हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि तीनों में कार्बन की संख्या बराबर है, बस पार्ट्स ऑफ श्रृंखला का अंतर है। तो यहाँ पर आपको एक बात याद करनी है कि जब अणुभार समान हो तो आपको ये बात आपके माइंड में क्लियर करनी है कि जो क्वथनांक होता है वो पार्ट्स ऑफ श्रृंखला के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जितनी ज़्यादा पार्ट्स ऑफ श्रृंखला होगी उसका क्वथनांक उतना कम होगा। तो सबसे कम इसका होगा, उससे ज़्यादा इसका और सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा। तो क्रम किस प्रकार से लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, कहीं यहाँ इसमें कोई गलती आप ना कर बैठे। तो ये हो जाएगा, उसके बाद CH3 CH2CH CH3Cl और सबसे अधिक इसका हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2Cl। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगला, क्लोरोफॉर्म को पूर्ण भरी रंगीन कांच की बोतलों में क्यों रखा जाता है? क्योंकि क्लोरोफॉर्म वायु के साथ प्रकाश में वायु की उपस्थिति में क्रिया करके फोस्जिन गैस बनाता है जो अत्यधिक विषैली होती है। तो इसके रिएक्शन देखो यहाँ लिखते पहले कि क्लोरोफॉर्म का मतलब CHCl3, ये वायु के साथ क्रिया करेगा, O2 के साथ क्रिया करेगा सूर्य के प्रकाश में, तो क्या बनाएगा, फोस्जिन गैस बनाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, COCl2। अब इक्वेशन इसको अगर संतुलित करनी है तो 2 यहाँ लिख देंगे और आपके 2 यहाँ जाएंगे और 2H, तो यहाँ से 2HCl बन जाएगा। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई और ये आपका क्या बन गया, फोस्जिन, जिसको आप कार्बोनिल क्लोराइड भी बोलते हो। फोस्जिन का नाम क्या होता है, कार्बोनिल क्लोराइड। तो इसका आंसर, ये रिएक्शन लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, अगला समझ जाएगा कि आपको इसका आंसर आ रहा है। तो आप यहाँ लिख दोगे कि क्लोरोफॉर्म वायु प्रकाश की उपस्थिति में वायु से ऑक्सीकरण होकर फोस्जिन नामक विषैली गैस बनाता है। तो इसका आंसर में आप लिख सकते हो कि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु से ऑक्सीकृत होकर कार्बोनिल क्लोराइड नामक विषैली गैस बनाता है। कार्बोनिल क्लोराइड नामक विषैली गैस बनाता है। इसके बाद बेटा चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर मैं पहले क्लियर कर दूं, या तो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर मिल जाएगा, या दोनों में से किसी एक की क्रियाविधि आपको जरूर देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर हम अंतर लिख लेते हैं कि एक तरफ तो लिख रहा हूँ मैं SN1 और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया SN2। शॉर्ट में बात करते हैं, SN1 इसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तभी तो SN1 नाम दिया है। तो यह प्रथम कोटि अभिक्रिया है। और ये कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे SN2 का मतलब द्वितीय कोटि अभिक्रिया। उम्मीद है। दूसरा, SN1 अभिक्रिया कितने पदों में, 2 पदों में। SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है और SN2 अभिक्रिया होती है वो एक पद में संपन्न होती है। तीसरा पॉइंट आपको याद करना था, SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है आपका, कार्बोकेटाइन। SN2 अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में आपका क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। और SN2 अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में आपकी कौन सी अवस्था बनती है, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, SN1 अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का
क्रम। तो इसमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। और अगर यहाँ पर हम बात करें, नंबर चौथा पॉइंट ये तीसरा ये था कि SN2 अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम तो जस्ट इससे उल्टा हो जाएगा। 1 डिग्री सबसे अधिक क्रियाशील होता है, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। तो यहाँ पर आपको ये विशेष ध्यान रखना है। तो ये SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर है। साथ में आपको यहाँ क्रिया विधि से रिलेटेड या इसकी क्रियाशीलता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि एरिल हैलाइड नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है क्यों। यहाँ से आप एक बात तो समझ लेना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो किसकी मुख्य अभिक्रिया है, आपके एल्किल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड की सबसे मुख्य अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की जो सबसे मुख्य अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। जबकि एरिल हैलाइड इसके प्रति कम क्रियाशील होता है। एरिल हैलाइड इसके प्रति कम क्रियाशील होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसका आप रीजन 1 नंबर तो लिख सकते हो कि एरिल हैलाइड का कम होने का कारण है कि एक तो एल्किल जो एरिल हैलाइड होता है कि अनुनादित प्रभाव, एक तो होता है उसका अनुनादित प्रभाव। दूसरा देखो आप ये समझ सकते हो यहाँ पे तो कारण क्या है, एक तो इसका हो जाएगा अनुनाद प्रभाव, अनुनाद प्रभाव, क्योंकि जो एरिल हैलाइड होता है उसमें अनुनाद पाया जाता है। दूसरा पॉइंट अगर आपको याद करना है तो आप लिख सकते हो कि CX कार्बन हैलोजन आबंध में, कार्बन हैलोजन आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर। तो इनको आप डिटेल से लिख सकते हो। अब डिटेल में यहाँ लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसका आंसर है, इसका जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दी है, वहाँ से आप इसको डिटेल से पढ़ के इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर नंबर 6 था हेलो एल्किन व हेलो एरिन, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इसके बाद अब हम चलते हैं आपके एल्कोहल, फिनॉल व इथर वाले चैप्टर की ओर। एल्कोहल, फिनॉल और इथर वाले चैप्टर की ओर इसके क्वेश्चन आपकी तरफ आ चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और अपने साथी उनको शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत होती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है इसका एल्कोहल, फिनॉल और इथर वाले चैप्टर के लिए, कि पहला आपके पूछा कि तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का जो निम्न कार्बनिक यौगिकों का आपको क्या लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। तो उसमें तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल स्ट्रक्चर आने से, तो स्ट्रक्चर कैसे होती है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल की, CH3OH। अब जब आपको इसका नामकरण करना है तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपकी ये बनेगी। अब काउंटिंग उधर से करनी है, जैसे क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले तो 1 2 3। अब इसका नामकरण आप किस प्रकार से करोगे वो देखो यहाँ पे, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि 3 कार्बन है तो 2 पर CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 मेथिल, और 3 कार्बन से प्रोपेन और 2 नंबर पर ओल, तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल। अब अगला कंपाउंड आपको दिया है द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो द्वितीयक ब्यूटिल की बात कर रहे हैं तो इसके स्ट्रक्चर कैसे होगी, CH3 CH2 CH CH3 OH। अब सीधी सी बात है, काउंटिंग 10 हो जाएगी, 1 और 2 3 4। तो 4 कार्बन की श्रृंखला OH 2 नंबर पे है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटेनॉल। अगले कंपाउंड की बात करें तो आपका एथिलीन ग्लाइकोल। तो एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 OH OH। 2 कार्बन है, 1 और 2। तो 2 कार्बन से आपने इसको क्या नाम दे देंगे, एथेन। क्या नाम देंगे, एथेन। और एक नंबर पे, दूसरा 2 नंबर पे। कितने OH, 2, तो डाईओल। तो नाम क्या हो जाएगा, एथेन 1,2 डाईओल। अगला आप कंपाउंड पूछा है रिसोर्सिनोल। अब रिसोर्सिनोल की स्ट्रक्चर आएगी तब आप इसका IUPAC नाम लिख पाओगे। तो इसकी संरचना क्या होती है कि बेंजीन वाले पे 2 OH जुड़े होते हैं, और इनकी कंडीशन क्या होती है, 1 2 3 मेटा वाली। ठीक है। अब इसका IUPAC नाम लेना, तो बेंजीन है तो यहाँ लिख दिया बेंजीन,
एक OH एक नंबर पे, दूसरा OH 3 नंबर पे, 2 है तो डाई लगा दिया और क्या लग दिया ओल, तो बेंजीन 1,3 डाइओल। अगला कंपाउंड आपको दिया डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर के लिए मैं आपको समझा दूं कि काफ़ी अच्छा CH3 CH2O CH2 CH3। अब देखो यहाँ पर नामकरण करना है तो एक को हमें एल्कोक्सी के रूप में लेना होगा, जिसको हम प्रतिस्थापी मानेंगे, तो इसको हमने एल्कोक्सी बोलेंगे, तो इसका नाम तो हो जाएगा आपका एथोक्सी। क्या हो जाएगा? एथोक्सी। और ये 2 कार्बन से आपका एथेन, तो क्या नाम होगा? एथोक्सी एथेन। तो उम्मीद है ये नामकरण आपको समझ में आ गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद आगे हम बात करें निम्न अभिक्रियाओं में उत्पाद की पहचान कीजिए। बेटा ये क्वेश्चन आपको तभी याद होंगे जब आप भी खुद साथ में रफ नोटबुक लेकर बैठे हुए, जैसे जैसे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे आप इसको लिखते जाओगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। अब जो अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न अभिक्रियाओं में उत्पाद की पहचान कीजिए। तो फिनोल की अभिक्रिया एक तरफ तो करवानी तनु नाइट्रिक अम्ल से और एक तरफ करवानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल से। तो क्या होता है, तनु नाइट्रिक अम्ल से करवाते तो जो NO2 समूह होता है वो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पेरा पे जुड़ता है। तो कंडीशन ये होती है आपकी, तनु नाइट्रिक अम्ल से इसकी अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ पर OH एक बार NO2 ऑर्थो पे जुड़ गया और दूसरी बार आपका जो NO2 है वो कहाँ जुड़ जाएगा? पेरा पे NO2। तो इसको क्या बोलते हैं आप? ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। इसका क्या नाम हो जाएगा? पेरा नाइट्रो फिनोल। लेकिन जैसे ही इस फिनोल की अभिक्रिया अगर आप सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराओगे तो ये 2 ऑर्थो और ये ऑर्थो पेरा और ऑर्थो, इसमें भी आपका NO2 समूह जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड आपका देखो क्या बनता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो आ गया फिनोल, तो एक NO2 आपने यहाँ जोड़ दिया, दूसरा NO2 आपका यहाँ जुड़ गया और तीसरा NO2 आपका यहाँ जुड़ गया। इसको हम क्या बोलते हैं? पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? पिक्रिक अम्ल। ठीक है। और इसका अगर IPC नाम लिखना चाहो तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो ये ध्यान रखना, बच्चे यही गलती करते हैं कि तनु नाइट्रिक अम्ल से कराओगे तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पेरा नाइट्रोफिनोल, इसमें मुख्य उत्पाद पेरा नाइट्रोफिनोल होता है, और सांद्र के साथ कराओगे तो पिक्रिक अम्ल बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसी प्रकार से ये अभिक्रिया आपको याद रखनी है कि अगर फिनोल की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली ब्रोमीन के साथ कराओगे तो Br या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पेरा पे। तो कंडीशन देखो यहाँ पे आपकी, उस कंडीशन में ये OH एक बार Br आपने ऑर्थो पे जोड़ दिया, दूसरी बार आपने Br कहाँ जोड़ दोगे? इसके पेरा पे। लेकिन जैसे ही आपने इस एल्कोहल की क्रिया किससे करवा दी? ब्रोमीन जल से। तो ये तीनों कंडीशन पे जुड़ जाएगी, तो वहां आपका उत्पाद OH एक बार Br यहाँ, दूसरी बार Br यहाँ और तीसरी बार Br यहाँ। इसको आप क्या बोलते हो? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इनके नाम जानते हो तो या इसका नाम तो आप कर सकते हो, जल्दी से इन दोनों का जो नाम है वो कमेंट्स कर दीजिए। जल्दी से इनका जो नाम है वो कमेंट्स करके बताइए। इसके बाद देखो अगला है आपके पास एथिल एल्कोहल है, उसकी क्रिया एक तरफ तो हमने सांद्र H2SO4 के साथ 343 केल्विन पे करवा दी, दूसरी तरफ सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन पे करवाई और दूसरी तरफ 413 केल्विन पे। तो ये हमने बताया था कि अगर एल्कोहल को 443 केल्विन पर सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराओगे तो वहाँ निर्जलीकरण होता है और जल का अणु बाहर निकल जाता है। तो एक OH तो यहाँ से जाएगा, OH यहाँ से और H यहाँ से, तो यहाँ से जल का अणु क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा और यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपको एथिन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? एथिन। तो एथिल एल्कोहल से एथिन। लेकिन जैसे ही अगर आप ये अभिक्रिया 413 केल्विन पर कराओगे तो इसके दो अणु आपस में जुड़ के इथर बनाएंगे, डाइएथिल इथर। तो दो अणु जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? CH3 CH2O CH2 CH3। तो ये आपका क्या बन जाएगा? डाई एथिल इथर। तो सीधी सी बात है कि इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको ये समझ में आएगा। अगले बात कर रहे हैं अपने कि ये आपके पास प्रोपीन है।
अम्लीय माध्यम में इसका आपको H2 के साथ क्रिया करानी है तो आपको रिएक्शन याद आनी चाहिए, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। तो ये मार्कोनिकोव के नियम से होता है। तो ये जो जल को आप H और OH के रूप में लिख सकते हो। H तो आपका जुड़ जाएगा यहाँ पर और ये जो OH है वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH OH CH3। तो ये आपका बन जाएगा 2 प्रोपेनॉल। तो ये आपको याद होना चाहिए कि इस प्रकार की आपको अभिक्रिया देखकर आपको उत्पाद की पहचान करनी आनी चाहिए, और ये तभी आएगी जब आप इनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे। पढ़ने से आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगी। इसके बाद मेरा चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि लुकास परीक्षण से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लुकास परीक्षण में हम लुकास अभिकर्मक काम में लेते हैं। लुकास अभिकर्मक, तो लुकास अभिकर्मक का फॉर्मूला वो लुकास अभिकर्मक क्या होता है कि सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को आप क्या बोलते हैं, लुकास अभिकर्मक। तो लुकास परीक्षण के लिए लुकास अभिकर्मक काम में लेते हैं। लुकास अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को हम लुकास अभिकर्मक कहते हैं। कि क्रिया तीनों प्रकार के एल्कोहल से कराओगे तो 3 डिग्री एल्कोहल क्रिया तुरंत कर लेता है, 2 डिग्री एल्कोहल कुछ समय बाद करता है, और 1 डिग्री एल्कोहल है वो कमरे के ताप पर क्रिया नहीं करता है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे। तो आंसर कैसे लिखेंगे कि 3 डिग्री एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल लुकास अभिकर्मक के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। 3 डिग्री एल्कोहल लुकास अभिकर्मक के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है और एल्किल हैलाइड बनाता है, जिससे विलयन में तुरंत धुंधलापन आ जाता है। ठीक है। 2 डिग्री एल्कोहल क्रिया करने में कुछ समय लेता है। तो लिख सकते हो कि जबकि 2 डिग्री अर्थात द्वितीयक एल्कोहल 2 डिग्री अर्थात द्वितीयक एल्कोहल 5 लगभग लिख सकते हो लगभग 5 मिनट बाद क्रिया करता है, अर्थात वहां पर धुंधलापन बनने में भी 5 मिनट लगेगा। और जबकि और 1 डिग्री एल्कोहल अर्थात प्राथमिक एल्कोहल कमरे के ताप पर क्रिया ही नहीं करता है। प्राथमिक एल्कोहल ताप बढ़ाने पर क्रिया करता है। प्राथमिक एल्कोहल कमरे के ताप पर अभिक्रिया नहीं करता है, अर्थात टेम्परेचर बढ़ाओगे तब अभिक्रिया करेगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है निम्न को परिवर्तित कीजिए। आपके सामने 4 कंपाउंड दिए हुए हैं। प्रश्न आता है क्यूमीन से फिनॉल बनाइए, फिनॉल से बेंजीन बनाइए, या एथेनॉल से एसिटाल्डिहाइड बनाइए, या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि सैलिसिलिक अम्ल से आपको क्या बनानी है, एस्पिरिन। तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शॉर्ट में मैं समझा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्न को परिवर्तित कीजिए। तो पहली बात तो आपको क्यूमीन से फिनॉल बनाना, तो क्यूमीन की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। क्यूमीन का मतलब क्या होता है, बेंजीन वलय के ऊपर आपका क्या जुड़ा होता है, आइसोप्रोपिल। इसको आप क्या बोल सकते हो, आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो इस आइसोप्रोपिल बेंजीन को वायु में जब हम ऑक्सीकृत करते हैं, वायु में क्या करते हो आप, ऑक्सीकृत करते हो, तो आपको ये कंडीशन नजर आएगी। यहाँ पर ये ये दोनों O यहाँ जुड़ जाएगा, OH CH3 और CH3। इसके पश्चात इसका जैसे ही अम्लीय माध्यम में अपघटन होता है तो एक तो आपको फिनॉल प्राप्त हो जाएगा, ये OH प्लस साथ में ये जो समूह है वो यहाँ आपका एसीटोन के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। एसीटोन के रूप में बाहर निकल जाएगा तो आपको CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये तो आपको प्राप्त हो गया फिनॉल, और ये आपको प्राप्त हो गया एसीटोन। तो फिनॉल बनाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी, क्यूमीन है, तो क्यूमीन से फिनॉल। अगला है फिनॉल से बेंजीन बनाओ।
अब जो रिएक्शन पहचान करनी चाहिए किसके साथ अभिक्रिया कराओगे, तो फिनोल का मतलब बेंजीन वाले के ऊपर OH। तो अगर आपको याद हो तो फिनोल की क्रिया जिंक धूल के साथ, फिनोल की क्रिया जिंक धूल के साथ कराओगे तब आपको क्या हो जाएगा, जिंक चूर्ण या जिंक धूल के साथ आप इसको गर्म करोगे तो ये तो बन जाएगी आपकी बेंजीन, और यहाँ पर ZNO आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो फिनोल से आपने क्या बना दिया, बेंजीन। अगला है एथेनॉल से एसिटल्डिहाइड बनाओ। देखो एथेनॉल से एसिटल्डिहाइड बनाना तो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर अभिक्रिया आप किस प्रकार से लिखोगे। तो इसके आपके पास दो तरीके, या तो आप एथेनॉल का कर दो आप चेन, या एथेनॉल का कर दो वी हाइड्रोजनीकरण। देखो अब समझते हैं यहाँ पे एथेनॉल लिया CH3 CH2OH, और एथेनॉल को मैंने कॉपर के साथ 573 केल्विन पर गर्म कर दिया। तो होगा क्या इस कंडीशन में कि एक H यहाँ से, दूसरा वाला H यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, तो आपका CH3 CH2 क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे, CH3 CHO। ये तो आपको एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो गया, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन हो जाएगा, तो इसका वी हाइड्रोजनीकरण करने पर आपको एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। जब भी आप अभिक्रिया लिखते हो तो मैंने बार बार कहा है उत्पाद का नाम जरूर लिखिए। अगला है सैलिसिलिक अम्ल से आप एस्पिरिन बनाइए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि एस्पिरिन एक दर्द निवारक औषधि है, तो प्रश्न आता है कि सैलिसिलिक अम्ल से आपको क्या बनानी, एस्पिरिन बनानी है। तो पहली बात तो सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन वाले के ऊपर जोड़ दो कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसकी ऑर्थो कंडीशन पे OH जुड़ाओ। इस कंपाउंड को आप बोलते हो सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलते हो, सैलिसिलिक अम्ल। अब इसकी अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा दो, तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। और ये अभिक्रिया कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। तो होगा क्या उस कंडीशन में कि यहाँ से आपका ये O, यहाँ से ये H और ये समूह है, तो ये समूह तो आपका एसिटिक अम्ल के रूप में बाहर निकल जाएगा, और शेष समूह को आप यहाँ पे जोड़ दोगे तो आपको एस्पिरिन प्राप्त हो जाएगी। उस कंडीशन में आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, एस्पिरिन प्राप्त हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं OCOCH3, ये आपकी हो गई एस्पिरिन। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो एस्पिरिन का जो प्रयोग है वो हम किस रूप में करते हैं। तो एस्पिरिन एक पीड़ाहारी, शोधनाशी व जबरनाशी औषधि है। तो उम्मीद है ये जो निम्न को परिवर्तित करने वाला क्वेश्चन था वो यहाँ पर आपको अच्छे से और समझ में आ गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात चलते हैं कि गिरनार अभिकर्मक से, अगला जो क्वेश्चन है वो है गिरनार अभिकर्मक से आपको क्या बनाना है। गिरनार अभिकर्मक से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करना है। तो जो सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अगर गिरनार अभिकर्मक से कराओगे तो आपको प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा। तो पहला पॉइंट है यह समझते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड से क्या प्राप्त होगा, आपको प्राथमिक एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल। रिएक्शन समझते हैं, एक फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ लिख रहा हूँ HCH डबल बॉन्ड O। गिरनार अभिकर्मक के रूप में जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 MgBr, क्या होगा, ये यहाँ से टूटेगा तो CH3 तो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो CH3 इस H को यहाँ जोड़ दिया H, CH3 डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये CH2 ये OMgBr हो गया। और इसका मैंने क्या कर दिया, आगे जलावगठन, आगे क्या कर दिया, जलावगठन। देखो ये बना कैसे वो भी मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। हुआ क्या कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये कार्बन है वो मैंने CH3 तो इस कार्बन के साथ जोड़ दिया, तो CH3 फिर इस कार्बन से 2 CH2 और O के साथ आपका MgBr जुड़ गया। अब देखो ये यहाँ से आपका अलग हो जाएगा और इस H को आप यहाँ जोड़ दोगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, CH3 CH2OH प्लस MgBrOH। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी फॉर्मेल्डिहाइड से ये कौन सा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है, और प्राथमिक एल्कोहल में कौन सा एथिल एल्कोहल, तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। इस प्रकार से अब आपको याद रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड से
फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड से आपको कौन सा एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होगा? कौन सा एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होगा? जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड में हमने ले लिया एसिटाल्डिहाइड, तो CH3CH डबल बॉन्ड O, और इसकी अभिक्रिया गिरनारा विक्रमक से करवानी। अब गिरनारा विक्रमक के रूप में आपकी जो इच्छा है वो आप ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ले दिया है CH3MgCl। सेम वही कंडीशन होगी कि यहाँ आपको समझना कि जो CH3 है वो तो जुड़ेगा इस कार्बन के साथ, और ये जो O के साथ है वो आपका MgCl जुड़ जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका अगर आपको आ जाएगा तो देखो CH3, C इस H को साथ जोड़ दिया, ऊपर भी लिख दिया मैंने CH3, और यहाँ पर आपका OMgCl या Cl लिख दिया। अब वो सेम इसके अभिक्रिया H और OH से करवा दो, H और OH से, तो यहाँ से आपका क्या है, ये अणु है वो बाहर निकल जाएगा और वहाँ पर आपका ये जुड़ जाएगा। तो उस कंडीशन में CH3CH3HOH, और ये अब आपको कुछ समझ गए होंगे, ये बन गया आपका आइसोप्रोपेल, तो 2 डिग्री एल्कोहल। तीसरा, कीटोन से अभिक्रिया कराओगे, किससे? कीटोन के साथ से कौन सा एल्कोहल प्राप्त होता है आपको? तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। कीटोन के साथ कौन सा एल्कोहल? तृतीयक एल्कोहल आपको प्राप्त होता है। तो देखो कीटोन के साथ तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे? कीटोन का एक फॉर्मूला लेते हैं एसीटोन के रूप में, CH3 डबल बॉन्ड O, ये कीटोन हो गया। इसकी क्रिया वही CH3MgCl से, तो ये कार्बन तो यहाँ जुड़ जाएगा और इस O के साथ ये MgCl जुड़ जाएगा। कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी? CH3 OMgCl, इसका आप क्या कर दो अपघटन H और OH से, तो यहाँ उत्पाद लिखता हूँ CH3OH, ये आपको मुख्य उत्पाद बन गया, और साथ में यहाँ पर MgCl और OH प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने गिरनारा विक्रमक से क्रिया करवा के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एल्कोहल का निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन है कि जो फिनोल होता है वो एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? तो इतना सा है कि देखो एल्कोहल क्या करता है, एल्कोहल ROH, जब ये H+ आयन बनाएगा तो RO- और H+ बनाएगा। RO- को आप बोलते हो एल्कोक्साइड आयन, तो ये बनेगा। और फिनोल में क्या होता है कि फिनोल में ये बेंजीन वाले होती है OH, और जब ये H+ का त्याग करेगा तो ये क्या बनाएगा? फिनोक्साइड आयन, और H+ का यहाँ से त्याग होगा, तो ये जो बना है उसको आप क्या कहते हो? फिनोक्साइड आयन। तो फिनोक्साइड आयन अनुनाद के द्वारा अधिक स्थायी होता है, इस कारण से ये एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। कि ऐसे चाहो तो आप इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ आंसर, कि फिनोल से बना फिनोक्साइड आयन, फिनोल से बना फिनोक्साइड आयन अनुनाद द्वारा अधिक स्थायी होता है। फिनोल से बना फिनोक्साइड आयन अनुनाद द्वारा अधिक स्थायी होता है, इस कारण ये एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। अब आप इस आंसर को और अच्छा करना चाहते हो तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना आपको बना के आनी होगी। किसकी? फिनोक्साइड आयन की जब अनुनादी संरचना बना के आ जाओगे तो इस क्वेश्चन में आपका एक भी नंबर कटने की कोई संभावना नहीं रहेगी। इसके बाद बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके अलावा आपको एल्कोहल की अम्लता का क्रम भी याद होना चाहिए। मैं यह शॉर्ट में लिख देता हूँ कि एल्कोहल की अम्लीयता का क्रम सबसे ज़्यादा रखना कि 1 डिग्री एल्कोहल है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री कि एल्किल समूह जोड़ने पर अम्लीयता क्या होती है? घटती है। इसके बाद देखो बड़ा अगली आपकी रिएक्शन आपके सामने आ चुकी है, तीनों नेम रिएक्शन है। इन तीनों नेम रिएक्शन में से कोई सी भी एक रिएक्शन आपको जरूर एग्जाम में मिल सकती है।
पहली नेम रिएक्शन है वो आपकी स्क्रीन के सामने है, रायमंड टीमान अभिक्रिया। दूसरी है कोल्बे अभिक्रिया। और तीसरी जो नेम रिएक्शन है वो आपके जानते हो कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो बड़ा रायमंड टीमान अभिक्रिया में जो मैं शॉर्ट में सीधे एक साथ लिख रहा हूँ, रायमंड टीमान अभिक्रिया में क्या होता है कि फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल होता है, फिनॉल की अभिक्रिया आप किसके साथ करवाते हो? क्लोरोफॉर्म के साथ। और इसकी अभिक्रिया क्षार के साथ, क्लोरोफॉर्म और फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ करवाते हो तो इसकी ऑर्थो कंडीशन पे आपका एक एल्डिहाइड समूह जुड़ जाता है। एल्डिहाइड समूह जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? एल्डिहाइड समूह, जिससे आपको एसिटैल्डिहाइड प्राप्त होता है। जिससे आपको क्या प्राप्त होता है? एसिटैल्डिहाइड, सॉरी सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये तो हो गई आपकी रायमंड टीमान अभिक्रिया। शॉर्ट में लिखी है मैंने कोल्बे अभिक्रिया। तो बेटा कोल्बे अभिक्रिया में भी आपको ये याद करना होता है कि जो आपका फिनॉल होता है, फिनॉल की अभिक्रिया पहले आप करवाते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जिससे आपको सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड को पहले आप CO2 के साथ अभिक्रिया करवाते हो, फिर उसका अम्लीय माध्यम में अपघटन करते हो, तो उस कंडीशन में आपको सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। उस कंडीशन में आपको क्या प्राप्त होता है? सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सैलिसिलिक अम्ल, जब फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनाइए, फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड बनाइए, ये क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है। इसके अलावा सैलिसिलिक अम्ल का जो IPAC नाम वो भी पता होना चाहिए। देखो अगर IPAC नाम लिखोगे तो ये 1 2 इधर से हो जाएगा, तो इसका IPAC नाम क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। इसके बाद आपकी जो अगली रिएक्शन आती है वो आती है आपकी कौन सी? विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। तो वो तो काफ़ी इजी है, उसमें तो आपकी कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड आयन RNaOR, सोडियम एल्कोक्साइड आयन के साथ करवाते हैं, तो यहाँ से आपका Na और यहाँ से आपका X क्या होगा? अलग हो जाएगा, और यहाँ पर ROR ये आपको ईथर प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है ये तीनों नेम रिएक्शन है, आप इनको यहाँ से अच्छे तरीके से लिखकर याद कर सकते हो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि ईस्ट वाला जो ईस्ट में उपस्थित 2 एंजाइम के नाम लिखिए। क्वेश्चन क्या है? ईस्ट में उपस्थित 2 एंजाइम के नाम लिखिए तथा इनके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। तो देखो ईस्ट में जो उपस्थित एंजाइम है, 2 एंजाइम की बात करें जो अपनी बुक के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो एक एंजाइम तो होता है आपका इन्वर्टेज एंजाइम, और दूसरा एंजाइम होता है आपका जाइमेज एंजाइम। तो एक एंजाइम इन्वर्टेज एंजाइम, दूसरा जाइमेज एंजाइम। तो इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है? यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदलता है, और जो जाइमेज एंजाइम होता है वो ग्लूकोज को, जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को या फ्रक्टोज भी बोल सकते हो, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करता है। तो रिएक्शन में आपकी यहाँ लिख देता हूँ, सुक्रोज है तो C12H22O11, ठीक है, इसका अपघटन होगा, जल के साथ क्रिया होगी, और यहाँ एंजाइम कौन सा लिखोगे? इन्वर्टेज। तो उस कंडीशन में C6H12O6 और C6H12O6, तो जिसमें से एक अणु तो क्या होगा आपका ग्लूकोज का, और दूसरा अणु क्या होगा आपका फ्रक्टोज का। इसके बाद ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल बनाता है जाइमेज एंजाइम, तो ग्लूकोज को लिखा C6H12O6, और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया? जाइमेज एंजाइम। तो उस कंडीशन में C2H5OH एथिल एल्कोहल बन जाता है, और साथ में CO2। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन क्या करता है। तो जाइमेज एंजाइम है वो आपके ग्लूकोज या फ्रक्टोज को किस में परिवर्तित कर देगा? एथिल एल्कोहल में। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि एल्कोहल के विकृतीकरण को समझाइए, कि एल्कोहल के विकृतीकरण का क्या महत्व, क्या मतलब होता है। तो एल्कोहल का विकृतीकरण का मतलब क्या होता है, यहाँ समझो कि एल्कोहल को
पीने के अयोग्य बनाने के लिए उसमें कॉपर सल्फेट, एल्कोहल को पीने के योग्य बनाने के लिए उसमें कॉपर सल्फेट तथा पिरीडीन मिला दी जाती है। तो एल्कोहल को पीने से योग्य बनाने के लिए उसमें कॉपर सल्फेट तथा पिरीडीन मिला दी जाती है, जिसे एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। अब एक चीज़ और, कॉपर सल्फेट मिलाएंगे वो तो उसको प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है, और पिरीडीन है वो उसमें दुर्गंध उत्पन्न कर देता है, दुर्गंध जिसे वो पीने योग्य नहीं रहती है। तो अब पीने के लिए जिस एल्कोहल का प्रयोग करते हो वो आप सभी जानते हो, C2H5OH क्या होता है आपका, एथिल एल्कोहल होता है। यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका CH3OH, जिसको आप क्या कहते हो, कास्ट स्पिरिट। अगर इस पीने वाले एल्कोहल में अगर इसकी मात्रा मिल जाती है तो उसको पीने से व्यक्ति के अंदर या उसकी मौत भी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये थे आपके एल्कोहल वाले चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद अब हम चलते हैं आपके एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला जो चैप्टर है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज क्लास काफ़ी लंबी हो गई है तो थोड़ा सा हम ब्रेक ले लेते हैं और 1 या 1.5 घंटे के बाद हम फिर से मिलेंगे, जिसमें जो अगले वाली जो चैप्टर अपने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन वाला चैप्टर उसको हम फिनिश करने का प्रयास करेंगे। तो इस क्लास को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।